नमस्कार। सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भारत का भूगोल का 8वां सीरीज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था मालवा के पठार के बारे में। आज हम लोग जानेंगे दक्कन का पठार, जिसको दक्षिण का मुख्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो दक्कन का पठार है वे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसका निर्माण काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका निर्माण क्रिप्टोसियस से लेकर इरोसिन जो युग हुआ करता था, इरोसिन काल, तो उस समय जब ज्वालामुखी की क्रियाएं होती थी तो उसके फलस्वरूप ही ये जो दक्कन का पठार था उसका जन्म हुआ। कब से कब? तो क्रिटेशियस और इयोशिन, ये जो 2 काल थे इसी के बीच इसका निर्माण हुआ, क्योंकि ये इस काल में ज्वालामुखी की घटनाएं निरंतर हुआ करती थी और उसी ज्वालामुखी से ये जो हमारा दक्कन का पठार है उसका जन्म होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आ जाते हैं? तो इसके अंतर्गत पहला जो आता है उसको हम लोग लावा का पठार कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु का प्राचीन पठारी भाग ये आ जाता है, और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। तो ये तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लावा का पठार। लावा का पठार यह तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और किधर फैला हुआ है? तो तापी नदी, जिसको हम लोग ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके दक्षिण में ये जो लावा का पठार है वे फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, और कर्नाटक का अधिकांश भाग ये जो लावा का पठार है इसी के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? किस क्षेत्र में इसकी कौन सा भाग स्थित है? तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग इसके पूर्व में आते हैं तो पूर्व में अमरकंटक और सुरगुजा, पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है? अमरकंटक और सुरगुजा तक फैला हुआ है। अगर हम लोग उत्तर पश्चिम में चले जाते हैं तो उत्तर पश्चिम में कच्छ तक फैला हुआ है, दक्षिण में बेलगामी, और दक्षिण पूर्व में जब हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? राजमुंदरी तक। पूर्व में अमरकंटक और सरगुजा तक, उत्तर पश्चिम में कच्छ तक, दक्षिण में बेलगामी, और दक्षिण पूर्व में राजमुंदरी तक। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लावा का जो पठार है उसकी अधिकतम गहराई कितनी है। तो इसकी गहराई की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी गहराई लगभग कितनी है? तो 2134 मीटर। लावा की अधिकतम गहराई कितनी है? 2134 मीटर। अब ये जो लावा का पठार है तो उसकी गहराई किस राज्य में कितनी है, कहाँ पे कितनी है? तो गुजरात में जब हम लोग चले जाते हैं तो ये 707 मीटर, अमरकंटक में 152 मीटर, और नागपुर में 15 मीटर की गहराई तक ये जो लावा का पठार है वे स्थित है। जबलपुर के निकट चुई और बड़ा शिमला की पहाड़ी के निकट, जबलपुर के निकट चुई और बड़ा शिमला की पहाड़ी के निकट ये कितनी मीटर है? तो 6 से 10 मीटर है। आइए ये जो लावा का पठार है इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस लावा में उपजने वाली प्रमुख फसल गेहूँ है, चना है, कपास है, दलहन और तिलहन है। यहाँ पे दाल, जितने सारे दाल होते हैं वे उगाए जाते हैं, और जितने सारे तेल वाले पदार्थ होते हैं वे उगाए जाते हैं ना, जैसे सरसों वगैरह हो गया, सोयाबीन वगैरह हो गया। तो ये था लावा का पठार। अब हम लोग जानेंगे, अगला है मैसूरिया कर्नाटक का पठार।
जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु का जो प्राचीन पठारी भाग था उसके नाम से हम लोग जान रहे थे। तो मैसूर या कर्नाटक का पठार, तो 600 मीटर की ऊंचाई की समोच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। 600 मीटर की ऊंचाई पे जब हम लोग जाएंगे तो एक समोच्च रेखा है, जो समोच्च का मतलब क्या होता है कि समान ऊंचाई की रेखाएं। तो समान ऊंचाई की रेखाएं इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पहला भाग को हम लोग उत्तरी भाग के नाम से जानते हैं और दूसरा वाला जो भाग होता है उसको हम लोग दक्षिणी भाग कहते हैं। पहला उत्तरी भाग और दूसरा जो भाग है उसको दक्षिणी भाग कहते हैं। अब आइए उत्तरी भाग में हम लोग देखते हैं कि कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो उत्तरी भागों से कृष्णा एवं तुंगभद्रा नामक जो नदियां हैं वे क्या होती है, प्रवाहित होती है। और जब हम लोग दक्षिण भाग में चले जाएंगे तो दक्षिण का जो भाग है उसी को हम लोग मैसूर का पठार भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो समोच्च रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उत्तर वाला भाग को हम लोग मैसूर का पठार कहते हैं या दक्षिण वाले भाग को। तो यहाँ पे जो दक्षिण वाला भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैसूर का पठार कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह जो पठार है यह दक्षिण भारत का उच्च व सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। ये दक्षिण भारत में पाए जाने वाला उच्च व सुनिश्चित सीमा, जिसकी सीमाएं क्या है, एक निश्चित है, सुनिश्चित है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो इसकी प्रमुख नदी कावेरी है। बाबा बुदन की पहाड़ी इसी पठारी पर स्थित है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है इसी पठारी पर स्थित है। यह पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये जो पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। और ये जो पठार है इसमें प्राचीन जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। अब प्राचीन जीवावशेष क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वे कैसे हुआ है, तो बहुत सारे लावा हैं। और जिस समय जब ज्वालामुखी हुआ था तो लावा उद्गार हुआ और लावा उद्गार के समय ही ये जो पठार थे उनका जन्म होता है। और जन्म होने के पश्चात जब लावा गर्म थी तो वहाँ पे कोई भी जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। कोई भी जीव मतलब वहाँ पे नहीं थे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो यहाँ की चट्टानें हैं वे किस किस पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। ये चट्टानें आग्नेय और रवेदार है। कैसा है, आग्नेय चट्टान है और कैसा है, रवेदार चट्टान है। जिसके मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर। ये सब जो पत्थर हैं, क्वार्टर्स, ये सब इसी भाग में पाए जाते हैं। ये जो पठारी भाग है ये खनिज संपदा की दृष्टिकोण से जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये बहुत धनी क्षेत्र है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जब हम लोग मध्य प्रदेश में चले जाते हैं तो मध्य प्रदेश जो है मैसूर या कर्नाटक के पठार के अंतर्गत यहाँ आता है। तो इसमें मैग्नीज व बॉक्साइट की अधिकता हम लोगों को मिलती है। मैग्नीज व बॉक्साइट अधिक मात्रा में पाई जाती है। जब हम लोग झारखंड में प्रवेश करते हैं तो झारखंड में ये वाला जो क्षेत्र होता है उसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। लोहा की अधिकता वहाँ पे ज़्यादा होती है। कर्नाटक में क्या क्या मिलता है, तो मैग्नीज, सोना तथा अन्य क्षेत्रों में जब हम लोग चले जाएंगे तो अभ्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, लेटेराइट इत्यादि बहुत सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए इसको खनिज पदार्थों की धनी प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज जो हैं भरे पूरे हैं। इसका विस्तार कहाँ तक है, तो कर्नाटक के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में। जब हम लोग कर्नाटक के पूर्व और मध्यवर्ती भाग में चले जाएंगे तो इसका विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये था मैसूर या कर्नाटक का पठार। अब हम लोग जानेंगे कि अगला जो है पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, जिसको हम लोग सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र से लेकर दूर दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये जो पश्चिमी घाट है वे फैला हुआ है। कहाँ से, तो महाराष्ट्र से लेकर दूर दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई सामान्यतः 50 किलोमीटर से कम चौड़ा है। 50 किलोमीटर से कम चौड़ा है, लेकिन जब हम लोग दक्षिण की ओर चले जाते हैं तो इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा मिलने लगती है। और इसकी चौड़ाई बढ़कर कितनी हो जाती है, तो लगभग 65 से 80 किलोमीटर रह जाती है।
ये जो पश्चिमी घाट है इसकी औसत ऊंचाइयों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना ऊंचा है, 1066 मीटर से लेकर 1220 मीटर तक ऊंचा है। इसके उत्तर में 2 दर्रे भी स्थित हैं और बहुत ही जाने पहचाने दर्रे हैं। तो पहला जो दर्रा है उसको हम लोग थाल घाट के नाम से जानते हैं और दूसरा जो दर्रा है वो भोर घाट के नाम से जानते हैं। थाल घाट और भोर घाट ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो पहला थाल घाट है और दूसरा भोर घाट है। थाल घाट की ऊंचाई कितनी है तो 580 मीटर है और भोर घाट की ऊंचाई कितनी है 630 मीटर है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में घुसा लेना है। चलिए, जब हम लोग इसकी नदियों की बात करते हैं तो इसके उत्तरी भाग से भीमा नदी, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियां निकलकर कहाँ बहती है तो पूरब की ओर बहती है। कौन कौन सी नदियां पूरब की ओर बहती है? भीमा, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। और जब इन नदियों के बीच पश्चिमी घाट की एक श्रेणी है जिसको सतमाला के नाम से जाना जाता है। ये जो नदियां हैं उनके बीच में एक पश्चिमी घाट की एक श्रेणी है जिसको हम लोग सतमाला के नाम से जानते हैं और दूसरी श्रेणी भीमा और कृष्णा के बीच में महादेव है। पहला जो श्रेणी है कौन है? सतमाला है और दूसरा जो श्रेणी है कौन है? महादेव है। देखिए, कृष्णा का जो उद्गम है वो कहाँ पे है तो कृष्णा का उद्गम कृष्णा के निकट महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान। अब कृष्णा का जहाँ से उद्गम होता है महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ पे प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं जहाँ जो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छे माने जाते हैं। तो वे कौन कौन से स्थान हैं? महाबलेश्वरम है जो कितनी मीटर की ऊंचाई पे है तो 1438 मीटर की ऊंचाई पे है। ये जो ऊंचाई है वे समुद्र तल से माना जाता है। उसके बाद है कलसुबाई। कलसुबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर है। सलहर सलहर की ऊंचाई कितनी है? 1567 मीटर है। और लास्ट में जो बचा है वे क्या है? हरिश्चंद्रगढ़ है ना। हरिश्चंद्रगढ़ की जो ऊंचाई है कितनी है? 1435 मीटर। देखिए, अब आगे क्या है? दक्षिण की ओर मालाबार के उपरांत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा ये घाट पूर्वी घाट से मिला हुआ है। ये जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट से कैसे मिलता है इसके बारे में बताया गया है कि जब हम लोग दक्षिण की ओर चले जाएंगे तो मालाबार के उपरांत नीलगिरी की पहाड़ियों के द्वारा, कि नीलगिरी की पहाड़ी ये क्या करती है तो ये जो पश्चिमी घाट है सह्याद्री की पहाड़ी है उसको किससे जोड़ने का काम करती है तो पूर्वी घाट से जोड़ने का काम करती है। देखिए, ये जो घाट है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग दोदा बेटा के नाम से जानते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? 2670 मीटर है। ये इस घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा। तो ये जो टॉपिक है वो BA सेमेस्टर 3 के जो भी स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी ऑनर्स के उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और UPSC JPSC के जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि नीलगिरी के दक्षिण में, अभी हम लोग नीलगिरी की बात कर रहे थे कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वही किसको जोड़ने का काम करती है तो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का काम करती है। तो उसके जब दक्षिण में चले जाएंगे हम लोग तो अनामलाई की पहाड़ियां मिलती है। किसकी पहाड़ियां मिलती है? अनामलाई की पहाड़ियां। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की अनाईमुड़ी चोटी, ये जो अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसमें एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। और ये जो ऊंचाई है नवीन जानकारी के अनुसार है, मतलब जो न्यूनतम डेटा था उसके अनुसार इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी चोटी पालघाट के दर्रे 305 मीटर द्वारा नीलगिरी से अलग हो जाती है। जो पालघाट की ऊंचाई है, पालघाट का दर्रा 305 मीटर में
अनाईमुड़ी की जो चोटी है वे किससे अलग हो जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है उससे अलग हो जाती है जी। अब यहाँ पे आया पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कितना मीटर चौड़ा है? तो 25 किलोमीटर चौड़ा है। पालघाट दर्रे की जो चौड़ाई है कितनी है? 25 किलोमीटर है। इसके द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बीच सरलता से जाया जा सकता है। पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बीचों बीच अगर हम लोग जाना चाहें तो किसके द्वारा हम लोगों को जाना पड़ेगा? तो पालघाट दर्रा के द्वारा जाना पड़ेगा, जो कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। देखिए, अब ये जो अनामलाई की चोटी है, अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उसके भी 2 शाखाएं हैं। पहला को हम लोग पालनी, उत्तर पूर्व में जब हम लोग चले जाएंगे तो इसको पालनी के नाम से जाना जाता है, और जब हम लोग दक्षिण में चले जाएंगे तो इसकी कौन सी शाखाएं हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। पहला वाला जो उत्तर पूर्व में स्थित है पालनी है, और दूसरा वाला जो दक्षिण में स्थित है उसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है समुद्र के बहुत ही निकट है, और समुद्र के बहुत ही निकट होने के कारण जो चट्टानें हैं वे समुद्र के भीतर भी पहुंच गई है, और समुद्र के भीतर पहुंच गई है, इसीलिए यहाँ नौका का चालन असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि नाव चलाने में यहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। बहुत ज़्यादा जो समुद्र होते हैं उसके अंदर बहुत सारा चट्टान है, और चट्टान से टकराकर ये जो हमारे नाव हैं वे टूट भी सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नौका चालन सुरक्षित माना जाता है। देखिए, अब ये जो भाग था हमारा पश्चिमी घाट, इससे कुछ नदियाँ निकलती है जो क्या करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। बहुत ही सुंदर सुंदर जलप्रपात बनाते हैं, और कौन कौन से जलप्रपात हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है शिवासमुद्रम प्रपात। शिवासमुद्रम प्रपात कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो कावेरी नदी शिवासमुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद आता है गोकक जलप्रपात। ये कितनी मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है? तो 55 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है, और किसके द्वारा बनाई गई है? तो गोकक नदी के द्वारा। गोकक नदी जो है ये गोकक प्रपात का निर्माण करती है। अगला है जिरसप्पा प्रपात, जिसको हम लोग महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई सबसे अधिकतम है 250 मीटर, और ये किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो सरस्वती नदी के द्वारा। सरस्वती नदी के द्वारा बनाया हुआ महात्मा गांधी प्रपात 250 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। उसके बाद जो अंतिम है वे कौन सा है? एना प्रपात। एना प्रपात 183 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है, और किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो महाबलेश्वरम नदी अपने मार्गों में किसका निर्माण करती है? एना प्रपात का निर्माण करती है। देखिए, अब पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, और ये जो दर्रे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सरकारी नौकरी का, तो उसमें ये जो प्रमुख दर्रे हैं उसकी चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है, उससे एक न एक प्रश्न जरूर रहता है। तो पहला है थाल घाट। थाल घाट किसके किसके बीच का संपर्क मार्ग है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट, तो चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। पहला है थाल घाट। यह नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। किसके किसके बीच का संपर्क मार्ग है? तो नासिक और मुंबई का संपर्क मार्ग है। कौन? तो थाल घाट है। उसके बाद है भोर घाट। तो भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। किसके किसके बीच का संपर्क मार्ग है? तो मुंबई और पुणे का। वैसा ही जब हम लोग पाल घाट की बात करते हैं तो पाल घाट किसके बीच संपर्क बनाती है? तो कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच जो संपर्क मार्ग है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पाल घाट के नाम से जानते हैं। इसी दर्रे के द्वारा कोच्चि और कोयम्बटूर का संपर्क क्या होता है? एक दूसरे से बना होता है,
जो कितनी मीटर की ऊंचाई पे स्थित है? 530 मीटर की ऊंचाई पे। उसके बाद जो अंतिम है उसका नाम है सिनकोट। सिनकोट किसके किसके बीच का संपर्क मार्ग है? तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै ना, तिरुवनंतपुरम और मदुरै, इसके बीच का संपर्क मार्ग कौन है? सिनकोट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 280 मीटर है। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में हम लोगों ने देखा कि इससे कौन कौन सी जलप्रपात बनते हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो वैसा ही अब हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो आइए देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, ईस्टर्न्स घाट ना, तो यह पर्वत उत्तर में अधिक चौड़ा है। जब पूर्वी घाट की हम लोग बात करते हैं तो ये जो उत्तर में अत्यधिक चौड़ा है, कितना चौड़ा है? तो 190 किलोमीटर चौड़ा है। और यह कौन कौन से चट्टानों से निर्मित है? तो चार्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानों से निर्मित है। पूर्वी घाट जो है वो दक्षिण में कम चौड़ा है। दक्षिण में इसकी चौड़ाई कितनी है? 75 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो पहला है उड़ीसा और उत्तरी सरकार का पूर्वी घाट। उड़ीसा और उत्तरी सरकार का पूर्वी घाट। दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? तो नल्लेमला है। उसके बाद आता है पालकोंदा, जावड़ी और शिवराय। तो इसके अंतर्गत ये जो पांचों हैं वे क्षेत्र आ जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पहला विशाखापत्तनम चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर है। और दूसरा कौन सी चोटी है? तो महेंद्रगिरी का पर्वत। महेंद्रगिरी कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी है? 1501 मीटर, जो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट का उत्तरी भाग में चलते हैं। पूर्वी घाट के जब उत्तरी भाग में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? फुलबनी एलूर के समीप तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्र है वे कितना है? लगभग 75,000 किलोमीटर। और उड़ीसा से लेकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक यह फैला हुआ है। उत्तर में यह अधिक चौड़ा है। उत्तर में इसकी चौड़ाई हम लोग देखे थे कि उत्तर में ये अधिकतम चौड़ा है। कितना चौड़ा है? तो 190 किलोमीटर चौड़ा है। इसी चोटी में क्या मिलता है हम लोगों को? तो लांगुली, नागावली, वामसधारा, ये सब जो नदियां हैं वे पूर्व की ओर बहती है। और मचकुंड, सबेरी, इंद्रावती और सिलोरू, ये जो नदियां हैं किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहती है और पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती है। अब देखिए इसमें से एक आता है कि गोदावरी जो नदी है इस भाग को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी पूर्वी घाट का जो उत्तरी भाग, हम लोग उत्तरी भाग को देख रहे हैं कि पूर्वी घाट का जो उत्तरी भाग है उसको कौन नदी काटती है? गोदावरी नदी काटती है पूर्वी घाट का उत्तरी भाग को। और कहाँ पे जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये था पूर्वी घाट का उत्तरी भाग। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग। पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, यह भाग बहुत ही छोटा, कटा फटा तथा कम ऊंचा है। हम लोगों ने देखा था कि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो चौड़ाई है वे कितनी है? 75 किलोमीटर ना। पूर्वी घाट का जो दक्षिणी भाग है 75 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब ये कम चौड़ा है और कटा फटा भी है, बहुत छोटा भी है। तो इसी भाग में नल्लामलाई श्रेणी लगभग 430 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी और 1100 किलोमीटर ऊंची है। इसी भाग में एक श्रेणी भी पाया जाता है जिसका नाम क्या चीज़ है? नल्लामलाई की श्रेणी हम लोग बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 430 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर है। चलिए अब जो पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग था इसके दक्षिण में हम लोग चलते हैं।
तो इसका दक्षिण कहाँ तक फैला हुआ है, तो पालकोंडा श्रेणी फैली हुई। इसके दक्षिण में कौन सा श्रेणी है, तो पालकोंडा श्रेणी, जिसमें क्या हम लोगों को मिलता है, तो क्वार्टज मिलता है और स्लेट सेल मिलता है। ये दोनों जो खनिज हैं वे वहाँ पे पाए जाते हैं। पूर्वी घाट का जो दक्षिणी भाग है उसके पश्चिम में जब हम लोग जाते हैं तो पश्चिम में क्या स्थित है, शेषाचलम श्रेणियों के बीच में ननद दयाल घाटी है। क्या है, तो ननद दयाल घाटी है, और किसके बीच में है, तो शेषाचलम श्रेणी के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण भाग में, जो पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग था, इसके दक्षिण में जब हम लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से तो कावेरी नदी से काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पूर्वी घाट का जो उत्तरी भाग था उसको कौन नदी काट रही थी, गोदावरी नदी काट रही थी, और पूर्वी घाट का जो दक्षिणी भाग है उसको कौन नदी काट रही है, तो कावेरी नदी काट रही है। और कहाँ पे जाकर गिरती है, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। कावेरी नदी का दक्षिण भाग कुछ ऊंचा है जहाँ बिलिगिरी रंजन श्रेणी है। अब कावेरी नदी के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि कावेरी नदी का जो दक्षिण भाग है वो कुछ ऊंचा है, जहाँ पे क्या स्थित है, बिलिगिरी रंजन श्रेणी स्थित है। यहाँ के सर्वोच्च भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो कोडाई कनाल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे स्थित है, तो मदुरई के निकट 1355 मीटर ऊंचा है। कौन, तो कोडाई कनाल पहाड़ी। देखिए, अब कावेरी और पेनार नदियों के बीच ये जो श्रेणी था, पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, वहाँ से कावेरी नदी और पेनार नदी निकलती है। तो इसके बीचों बीच में क्या स्थित है, तो मलईगिरी, नल्लामाला, बेलीकोंडा श्रेणी स्थित है। ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं, मलईगिरी, नल्लामाला, बेलीकोंडा, ये पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में ही स्थित हैं। इस भाग में नीलगिरी के पूर्व की ओर तमिलनाडु की उच्च भूमि है। इसी भाग में नीलगिरी के पूरब की ओर जब हम लोग जाते हैं तो तमिलनाडु का उच्च भूमि स्थित है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो शिवराय, जिसमें शिवराय, कोलाईमलाई, पछामलाई, गोदुमलाई और जवादी, कौन कौन सा भाग आता है, तो शिवराय, कोलाईमलाई, पछामलाई, गोदुमलाई और जवादी। देखिए, ये जो भाग है उससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो एक दो जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है पलार, पेनार और वैगई नदियाँ इसी भाग से निकलकर कहाँ पे जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पलार, पेनार और वैगई ये तीनों निकलती है और कहाँ पे जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। और हम लोगों ने किसको देखा था, तो एक कावेरी नदी थी, वे भी निकलकर कहाँ पे जाती है, तो वे भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। सुदूर दक्षिण में तिरुनलवेली के पश्चिम भाग में एवं कन्याकुमारी के बीच जहाँ की दोनों घाट मिलते हैं, यह भाग 1650 से 1920 मीटर के मध्य ऊंचा उठा हुआ है। अब देखिए, सुदूर दक्षिण में जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो कौन सा भाग है, तिरुनलवेली के पश्चिम भाग में एवं कन्याकुमारी के बीच जहाँ की दोनों घाट मिलते हैं। दोनों घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों घाट जहाँ पे मिलता है, और किसके द्वारा ये मिलने का काम करता है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों को कौन जोड़ने का काम करता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कि नीलगिरी की पहाड़ियों के द्वारा ये जो पूर्वी घाट है उसको पश्चिमी घाट के साथ मिला दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल का अगला सीरीज, जिसमें हम लोग जानेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख पाएँ। धन्यवाद।